आज हमारे साथ हैं जो हमारे मेहमान हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिनको आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पहले हैं जो सपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो प्रवक्ता होता है वो प्रतिनिधित्व करता है किसी भी पार्टी की कोई भी गाइडलाइन है या जो भी बातें हैं जो पब्लिक के बीच पहुंचाना है या मीडिया के थ्रू पब्लिक के बीच पहुंचाना है, वो सारी चीज़ें एक राष्ट्रीय प्रवक्ता करता है। तारिक खान साहब काफ़ी मशहूर हैं, अपने काम को लेकर के बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को, पार्टी को भी करते हैं। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, पार्टी के अंदर की बहुत सारी बातें करेंगे। उसके अलावा मीडिया से चूँकि लगातार तारुफ होता रहता है, तो मीडिया के बारे में भी जानेंगे कि मीडिया क्या है, चुनाव के मसले खास करके बहराइच और जो प्रदेश लेवल के हैं अभी 2027 में होने वाले हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आप बने रहिए। भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आप अपना कीमती टाइम लेकर के आए जी। तो हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से जी, कि आप जो मीडिया टीवी पर आपको बुलाया जाता है, अक्सर लोगों के मुंह से हमने सुना हुआ है, जो नेशनल टीवी पर जाते हैं वो कहते हैं कि हमें झूठ बोल के बुला लिया जाता है। मतलब वहाँ पर बातें कुछ और होने वाली होती हैं, बट हमें बताया कुछ और जाता है कि इस मसले पर बात करना है, लेकिन वहाँ जाओ तो कोई और ही मसले टॉपिक आ जाता है। हाँ, ऐसा कभी कदार हो जाता है कि जैसे ऐसा होता है कि कभी दो तरीके से आपको टीवी चैनल पे बुलाया जाता है। एक तो पार्टी आपको भेजती है जब खास इवेंट होते हैं, आपने देखा होगा इस स्टेज पे कई लोग बैठ के डिबेट वगैरह करते हैं, एक नॉर्मल डिबेट होते हैं, तो पार्टी के प्रवक्ताओं की लिस्ट चैनल्स के पास चली जाती है, पार्टी देती है। तो समाजवादी पार्टी में ऐसा है कि मान लीजिए चैनल के एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं चैनल्स में, जो प्रवक्ताओं से या किसी को भी चैनल पे बुलाना है उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कभी पता चला कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपसे कहा कि मुद्दा ये है, मुद्दा फला है, जैसे अभी का है, मान लेते हैं एलपीजी क्राइसिस है, और वहाँ बातें कुछ और हो रही हैं, या वहाँ पर मुद्दा पता चला कि वहाँ बातें ये शुरू हो गई कि 14 लोग जो अभी बनारस में जिनके ऊपर मुकदमा कर दिया वो अफ्तार करने गए। हाँ। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कदार, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादातर क्या होता है कि बता दिया जाता है कि ये टॉपिक है। ज़्यादातर कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और कभी देखिए टॉपिक ये नहीं है, मान लेते हैं कि हमने टॉपिक दे दिया कि एलपीजी क्राइसिस अभी चल रहा है, तो क्या हम ईरान की बात नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, कोरिलेटेड है। हाँ। मोदी की बात नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कोरिलेटेड है। विदेश नीति की बात नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री की बात नहीं करेंगे क्या? क्योंकि मामला विदेश का जुड़ा हुआ है। हुर्मुज़ पास की बात नहीं करेंगे क्या? क्योंकि तेल वहीं से आ रहा है, बंद है। तो इस तरीके से एक टॉपिक है, तो उसमें होता क्या है कि बात बड़ी होने के साथ साथ तो हमें मतलब ब्रॉड पिक्चर टॉपिक में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के, कभी कदार हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, सब तरीके का है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ हाँ हुआ एक आध बार, फिर टॉपिक कुछ और बताया, वो कुछ और रहे हैं, फिर बाद में हम लोगों ने शिकायत की कि भैया बताया तो कुछ और था, हम लोगों ने माफ़ी मांगी, मिसकम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, इतना नहीं है, मगर मीडिया का हाल क्या है आप तो जानते ही हैं आजकल। तो वो पहले से एक माइंडसेट के साथ आती है। आज के दौर में जो प्रवक्ता हैं, मेरा ये मानना है कि सबसे मुश्किल दौर है विपक्ष के प्रवक्ताओं के लिए। वजह है उसकी, एंकर उनकी तरफ, ठीक, जबकि एंकर को बिचौनिया होना चाहिए कि भाई तुम बोलो, अब तुम बोलो, हाँ, हम बस सुन रहे हैं, तुम अपनी बात सही कर देंगे। तो एंकर क्या है, उधर है एक, जिसको आप आजकल सुन रहे होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह या विश्लेषक, वो भी किधर है, बीजेपी की तरफ। हाँ, फिर वो फाइनली बीजेपी वाला एक और बंदा है। हाँ। एक इस्लामिक स्कॉलर करके भी बैठा जा रहा है आजकल। हाँ, वो भी घूम फिर के उन्हीं का है, उन्हीं के है। इस पर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अब ये चार के ऊपर अब आप तो पता चला कि उन्होंने भी आपको काटा, उन्होंने भी आपको काटा, उन्होंने भी आपको काटा। तो हम तो अक्सर कह देते हैं कि भैया बीजेपी के 3-4 प्रवक्ता हैं, एक लोग बोले तो हम जवाब भी दें, चारों लोग साथ में बोलोगे। हम तो अक्सर कह देते हैं कि नीचे वाला हटा दो, अपना स्पोक्स पर्सन लिख लो, दिक्कत क्या है।
पैरवी कर रहे हो तो खुल के करो। तो ये एक प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल दौर है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम ईमानदारी से करें और अपनी पार्टी का पक्ष ईमानदारी से रखें। एक प्रवक्ता का यही धर्म है, यही काम है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष या विपक्ष का पक्ष, जैसे जो इंडिया अलायंस है, हम पूरे अलायंस का पक्ष रखते हैं। खाली ये नहीं है कि हमने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखना है। अब बात अगर बंगाल की हो रही है तो हम ममता दीदी का भी पक्ष रखते हैं। तमाम चीज़ें तो आपको लंबी चौड़ी जानकारी रखनी पड़ती है हर स्टेट की, कि बंगाल में भी क्या हो रहा है। अब आसाम में चुनाव है, वहाँ का भी आपको जान के रखना है। तमिलनाडु में चुनाव है, वहाँ का भी आपको पता रखना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ अलायंस में है। केरला में भी चुनाव है। तो ये पूरे इंडिया की चीज़ें आपको समझ के रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट की बात है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो टीवी पैनल में जितने लोग भी बैठे होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साइड को लेकर के बात करते हैं और विपक्ष की बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। बहुत कम। खास करके जिस पार्टी में आप हैं वो तो मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसा लोगों ने धारणा बना रखा हुआ है। ये कहना गलत होगा। नहीं, सवाल मेरा ये है, जब मुसलमानों की पार्टी है ये कहना गलत होगा, क्योंकि भाई कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुसलमान है नहीं। तो सवाल, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुस्लिम है नहीं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है जिसकी आप मतलब जब उसका उद्घाटन होगा तब आप देखिएगा, तो मुसलमान नहीं। समाजवादी पार्टी में कितने नेता हैं मुसलमान? कम होंगे ना। अक्सरियत तो हिंदुओं की है। तो ऐसा कहना कि ये एक तरीके के समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। ये पार्टी समाजवाद का नारा लेकर चलती है और समाजवाद इस बात की तस्दीक करता है, वहाँ से शुरू करता है लोहिया के समय से, कि जो बराबरी है वो होनी चाहिए। समानता की बात करता है, समानता की बात करता है, गरीबी कम करने की बात करता है। ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के 1% लोगों के पास भारत के 20% जो संसाधन है उन पे कब्जा था। आज उन 1% लोगों का कब्जा और ज़्यादा बढ़ गया उससे। इसका मतलब है इस गवर्नमेंट में, हाँ, इस गवर्नमेंट में 14 के बाद इसका मतलब क्या है कि आपने पूंजीवादियों को आगे बढ़ाया, उनको सर पे बैठाला। और जो समाजवाद है, जो समानता की बात करता है कि जो बराबरी का हक है वो सबको मिले, वो चाहे महिलाओं को हक देने की बात हो या पिछड़ों को हक देने की बात हो, है ना। तो समाजवादी पार्टी इस धारणा पे काम करती है जिसमें धर्म की जगह नहीं है, और इनका जो अल्टीमेट बात होती है वो वहीं से शुरू होती है। तो भारत को आज़ाद इसलिए कराया गया था ताकि एक समता मूलक समाज बन सके। जो समाजवाद की धारणा है, जैसे सबसे पहले समाजवाद को समझने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत लोहिया जी ने की थी यहाँ पर। और लोहिया जी पूंजीवाद के खिलाफ थे, आप समझिए बात। और पूंजीवाद के खिलाफ रहते हुए उन्होंने जब वो लोकसभा में थे, आप सोचिए, वो नेहरू के खिलाफ भी चुनाव लड़े। मतलब आप समझिए, समाजवादियों की धारणा समझिए, नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ गए। अब आप सोचिए उस वक्त नेहरू कितने बड़े नेता थे, लेकिन लड़ गए चुनाव। मगर उस वक्त के नेताओं का शिष्टाचार इतना था कि दोपहर में प्रचार करते थे और शाम को लौट कर आकर चाय पीते थे। आप सोच सकते हैं ऐसा होगा कभी? होगा? आज के दौर में हो सकता है? तब होता था। ये है उस जमाने के नेता, या ये है समाजवाद। जब लोहिया चुन के आए लोकसभा में तो ये नेहरू से सवाल किया, जो सवाल आज के डेट में बहुत प्रासंगिक है। एक दिन का नेहरू का खर्चा 25,000 उन्होंने अपने स्तर से पता करके निकाला, और नेहरू से सामने खड़े होकर कहा कि आप एक दिन में आपके ऊपर 25,000 रुपये खर्चा होता है, और आम आदमी उस टाइम आना चलता था, आना 3 आने पे उसकी रोजी रोटी, या 3 आना उसका खर्चा है। पर तो ये क्या बता रहा था? ये उस वक्त के नेता या समाजवादी नेता या समाजवादी विचारधारा के लोग ये सरकार से पूछ रहे थे, किसी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आज हम उनके साथ हैं, लेकिन उस वक्त सवाल पूछ रहे थे कि ये जो दूरी है, जो गरीबी बढ़ती जा रही है, पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है, आप अपने ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। अब आज के दौर में आप देखिए, यही सवाल प्रधानमंत्री पे बनता है, नहीं बनता है, लेकिन विपक्ष पूछ ले तो आतंकवादी हो जाएगा, 8,000 का उड़न खटोला नहीं,
हजारों लाखों के कपड़े, नहीं, बहुत सारी बातें, प्रासंगिक जर्सी गाय प्रासंगिक है। क्यों? लेकिन जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये खुलकर या बहुत आसानी से ये आरोप लगा देना कि ये इनकी पार्टी है या इनकी पैरवी करती है, नहीं, समाजवादी पार्टी सिर्फ बराबरी की बात करती है, क्योंकि वही मूल अधिकार है, मूल आधार है समाजवाद का, जिसको उस वक्त के समाजवादी नेता, वो चाहे जेपी हो, चाहे नरेंद्र आचार्य देव हो, चाहे लोहिया हो, और उसके बाद उसको आगे लेकर जाने वाले नेताजी हों, और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब हों, तो ये सभी नेताओं ने अगर तमाम काम किए हैं, मैं 10 काम गिना सकता हूँ नेताजी के, जो समानता के लिए है, बराबरी के लिए है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हज़ारों साल की गैर बराबरी रही है हिंदुस्तान में, हज़ारों साल की गैर बराबरी रही है, इसको मोहन भागवत भी मानते हैं। लगभग 3000 साल अलग अलग है, मगर मोहन भागवत मानते हैं, तो इसका मतलब है कि है, रही है। मोहन भागवत कहते हैं ना कि मतलब हमने गलत किया है लोगों के साथ, मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। मैं 50 जगह उदाहरण दे सकता हूँ कि कब कब कहाँ गलत हुआ, कब कब लोगों के गले में मटके बांधे गए थे, उनको थूकने का अधिकार नहीं था, उनकी परछाई पड़ने के अगर पड़ जाए तो उनको मारा जाता था। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, 150 साल पुरानी बात है। किसका राज था, क्या था, तो जब मोहन भागवत मान रहे हैं इस बात को कि गैर बराबरी रही है, तो हमको उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब हम धर्म को बीच में लेकर आएंगे तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो इस तरह से तो पीडीए जो एक नारा आप लोगों में दिया गया, तो वो भी तो एक तरीके से यही है। अब देखिए पीडीए क्या है ना, कि पीडीए किसी तरीके का कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं, वंचित लोग, वही वंचित लोगों की आवाज़ है, जिनकी आवाज़ उस वक्त में लोहिया साहब ने उठाई, या अपने दौर में मुलायम सिंह यादव साहब ने उठाई, या अपने दौर में जेपी ने उठाई। तो ये, और इनकी आवाज़ इसलिए उठाई जाती है क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं जुल्म हुए। आप आज भी देख लीजिए, अगर आप जुल्म का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, डेटा उठाकर देखेंगे, तो इनके ऊपर ज़्यादा है। नहीं तो जो पीडीए का जो मसला है, जो हमने थोड़ा बहुत समझा है पीडीए को, वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, हाँ सॉरी, कभी आदिवासी भी है, आधी आबादी भी है, उसी में अगड़े भी हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। ये कंफ्यूजन एकदम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस हर आदमी के साथ हैं जो पीड़ित है, वो अगला भी हो सकता है, उसके साथ गलत हुआ, और अगर गलत हो रहा है तो उसकी, और पक्ष गलत कर रहा है तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा? विपक्षी बनेगा, विपक्षी बनेगा, नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ही विपक्ष का संविधान में जो रोल है उसको इतनी मजबूती दी गई है। ऐसा नहीं है ये भाजपा वाले विपक्ष में नहीं रहे, सुषमा स्वराज विपक्ष में रही, नेता विपक्ष रही, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी तो सारी जिंदगी विपक्ष में रहे, तब जाके 90 के दशक में पहली बार सत्ता में आ पाए, वरना वो विपक्षी में रहे। और उन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबका दौर देखा है। तो जिस तरह से आज ख़त्म करने की कोशिश है विपक्ष को, आप एक बात सोच के देखिए, तब अगर कांग्रेस ने चाहा होता तो क्या विपक्ष का नामो निशान होता? होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही होते ही ना होती। आज आप 150 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं, बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते, तमाम किस्म की चीज़ें हैं। वहीं लोकसभा के अंदर ही कई सांसद, कई गृह मंत्री गाली देते हैं ना, सुना होगा। हाँ, गाली देते हैं। पहले राहुल गांधी को बुक नहीं कोट करने दिया जाता है, एक मैगजीन है उसको वो कोट करना चाहते थे, उनको नहीं कोट करने दिया जाता है। फिर दूसरे ही दिन बीजेपी के एक एमपी नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जो गंदी गंदी किताबें हैं, इतनी किताबें ले आते हैं। तो अगर किताबें ये नहीं ला सकते हैं, कोट नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। वो गाली दे सकते हैं। आपने देखा होगा बिदुड़ी ने कैसे गाली दी। ये बीजेपी में तो ज़्यादातर नेता जो है, उनकी जो भाषा है उसका स्तर बहुत डाउन रहता है। ये आज से नहीं है, ये इनकी काम करने का तरीका ही
यही है जो भाषा का स्तर हम प्रवक्ताओं में भी ये बात देखते हैं, वो तुरंत ही लड़ने पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे। फिर आपसे कहेंगे कि आपने सारी गलती आपकी थी, अरे हमने कहाँ किया है। जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई करेगा तो फिर एक्शन का रिएक्शन। बीजेपी के ज़्यादातर प्रवक्ता उनका यही काम है, बदतमीजी करेंगे, आपको इतना उकसाएंगे खुद बदतमीजी करके। फिर एंकर तो पहले से उनके साइड बैठा है, वो नहीं ये कहने जा रहा है कि तुमने क्यों बदतमीजी की। फिर जब उसके बदतमीजी पे आप बदतमीजी कर दोगे तो कहेगा बदतमीजी क्यों किया। तो अगर एंकर से या उनके जो पैनलिस्ट जो पैनलिस्ट होते हैं, अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता या विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करते हैं, तो विपक्ष को चाहिए कि वो टीवी पर जाना बंद करते हैं। ऐसे तो एक सवाल और उठता है, फिर विपक्ष को चाहिए कि चुनाव ही न लड़े। नहीं, जैसे मान लीजिए, अब जैसे आम आप सही बात कह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी नहीं, उसको मैनिपुलेट किया जाता है जो विपक्ष में नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विपक्ष में अब मान लेते हैं, देखिए होता क्या है कि एक बीजेपी का प्रवक्ता है और मैं समाजवादी पार्टी का, मैं कांग्रेस नहीं है वहाँ, तो विपक्षी दल कौन हुआ? भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, तो विपक्ष कौन हुआ? मैं ही हुआ ना, जाहिर सी बात। तो ऐसा नहीं है, तमाम चैनल आपको बोलने का समय देते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या है, आपको 20-30 सेकंड में अपनी तमाम बातें जल्दी से कह देनी है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई नए नए प्रवक्ता यूथ जो है उनको मौका मिल रहा है हमारे जैसे, वरना हमारी इतनी हैसियत औकात कहाँ की हमें नेशनल चैनल पे समाजवादी पार्टी भेजे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, आप समझे बात को मेरी, लेकिन बीजेपी के मुकाबले आपको कम समय मिल रहा है, ठीक। उस कम समय में आपको मैं तमाम प्रवक्ता विपक्ष के बता दूंगा जो अपनी बातें, भाटी जी को ही ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी बातें बहुत मजबूत ढंग से उतने ही कम समय में, जितना समय सबको मिलता है, वो रख रहे हैं। और भी कांग्रेस के तमाम सुप्रिया सिन्हा हैं, आलोक शर्मा हैं, और समाजवादी पार्टी में भी तमाम प्रवक्ता हैं, तो वो कम वक्त में ही अपनी बात रख लेते हैं, तो वो डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप रिप्रेजेंटेशन ही अपना बंद कर देंगे, जाएंगे ही नहीं, तो जाएंगे ही नहीं तो आपकी आवाज़ भी नहीं जाएगी, फिर भी एक तरीका है। जैसे कई बार नहीं जाते हैं, जैसे कई चैनल को हम प्रतिबंधित कर देती है पार्टी, जैसे अभी कई महीनों तक आज तक प्रतिबंधित था, ठीक, क्यों? वही जो बात आप कह रहे हैं, क्यों जाते हो, मत जाओ। ऐसे ही कोई विवाद हो गया, मान लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ कहा उन्होंने, तो हमने उसका विरोध किया, फिर हमने पार्टी में शिकायत की, तो फिर वो मना हो जाता है कि फिर चैनल कम्युनिकेट करता है कि अरे भाई, बगैर समाजवादी पार्टी के डिबेट नहीं हो पाती। हाँ, जाहिर बात है, क्योंकि खास करके उत्तर प्रदेश में इसलिए जो आपका सवाल है कि हम न जाएं, तो फिर ऐसे तो ये भी हो सकता है कि फिर हम चुनाव भी न लड़ें। नहीं, तो आप उनके पास जाइए जो बेहतर ऑप्शंस हैं। सारी मीडिया तो सारी मीडिया के पास नहीं जाते, तमाम चैनल हैं जिस पे जाते ही नहीं है, वो सही है। लेकिन मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में मान लीजिए 10 चैनल हैं मेन जो हैं, अब वो 10 के 10 जो हैं वो बिके हुए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि सारे के सारे बिके होते हैं। अब देखिए, बिके तो हुए, लेकिन सोशल मीडिया पे भी तमाम प्लेटफॉर्म, हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, जा रहे हैं लोग, बातें तो जनता तक जा ही रही हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई वहाँ तो चाहिए ही उनकी बात को काटने वाला। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को गलत साबित नहीं किया जाता है, तमाम बार हम ही लोगों ने एंकर को उनकी बात को या उन्होंने जो भी कहना चाहते हैं उसको अपने तरीके से गलत साबित किया है। अब आपकी ये काबिलियत है, तो आज के जो प्रवक्ता हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतनी आसानी होगी उनकी बातों का जवाब देने की, क्योंकि आपको पता है कि इसने यहाँ ये बात गलत कही है। तमाम बात ऐसा होता है, जैसे मुझे पता है कि ये बात गलत कही है। जैसे एक बार सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव साहब को डायरेक्ट बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? ऐसे ही, मतलब जब पहली बार सीएम बने, हाँ, तो डायरेक्ट बना दिया था, और डायरेक्ट सीएम बना दिया गया। हाँ, विधायक ऐसा कुछ बोले, हाँ, कि विधायकों की राय नहीं थी। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए आप, क्या जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो एमएलए थे? नहीं।
उस वक्त वो एमपी थे। हाँ, विधायक अपने दल अपना नेता चुनता है, वो सीएम बनता है। लेकिन आजकल पार्टियों में क्या है, ऊपर से जैसे कांग्रेस में हाई कमान ने तय कर लिया कि भैया आप जाइए, हाँ। वो वहाँ वो चले गए। और तो योगी चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं थे, तो उनके पास जवाब नहीं था। योगी को भी इसी तरीके, और तमाम स्टेट में अब तो बीजेपी हर जगह ऐसे ही बना यही करते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, किसी को बना। दिल्ली में क्या हुआ, किसी ने सोचा था जो अभी है गलत उल्टा सीधा बोला करती हैं उनको तो, वो तो सीएम, खास करके दिल्ली का तो सीएम बनने के लायक बिल्कुल नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, आप इमेजिन भी नहीं करें। खैर, तो उनको क्या हुआ, किसी ने सोचा था कि वो बनेंगी, उनको बुलाया और बना दिया। तो पहले से कैंडिडेट होने का मतलब है कि आपने पहले से डिसाइड किया। कम से कम ये लोग तो एमएलए थे, क्योंकि दिल्ली में आपको एमएलए होना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि वहाँ एमएलसी है नहीं। ये लोग तो योगी तो उस वक्त एमपी थे, तो इन्होंने एमपी की सीट छोड़ी, फिर ये एमएलसी बने। इस बार चुनाव लड़े हैं, विधायक हैं, लेकिन पिछले वाले टेन्योर में एमएलसी थे। तो ऐसे उदाहरण, मोदी का भी उदाहरण है, ऐसे दसियों उदाहरण, एक नहीं। राजीव गांधी कुछ नहीं थे, उनको बनाया गया था, ऐसे दसियों उदाहरण। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपकी तैयारी पे है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी जानकारी है। मैंने 5 उदाहरण दे दिए, ऐसे चुप गए। अच्छा, जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, आम समाज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आम लोगों के बीच रहता हूँ। उनका कहना ये है कि जो समाजवादी पार्टी है, इसको जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वही वोट करते हैं, उसके अलावा वोट नहीं किया जाता है। अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है वो सबके लिए काम करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बात है। तो ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है? लोकसभा के चुनाव हुए अभी, लेटेस्ट चुनाव उठा लेते हैं। समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती? 37। मुसलमान कितने हैं? विधायक, सांसद, हाँ सॉरी सांसद, मुझे पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। मुसलमान समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिला के 4 लोगों को लड़ाया। 4 नहीं, समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, एक बर्क और इकरा हसन 2 और मुख्तार अंसारी साहब 3, और एक कौन है, और कौन लड़ा, बर्क, ये, हाँ। तो समाजवादी पार्टी ने 3 हुए। तो हमने जितने लड़ाए, इसका मतलब ये है कि हमारे 90% तो नॉन मुस्लिम जीते सांसद, 37 में से 3 ही 4 मुसलमान। मतलब पूरा जो अलायंस मिलाकर 37 और 5 42 43 सारा अलायंस मिलाकर, रावण को मिलाकर जीते। ठीक, उसमें तो 4 ही 5 मुसलमान हैं, बाकी तो हिंदू हैं। नहीं, हिंदू कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, यहाँ वोटर्स की बात हो रही है। हिंदू वोटर ने वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? मुस्लिम वोट हमेशा, मुसलमान कितना परसेंट है? 14 ना? हाँ, लगभग 14-15%। समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला। 14 का 14 वोट तो करने जाता नहीं है। हाँ, अभी साबित कर देता हूँ, 14 का 14 वोट करने तो जाता नहीं है। बाकी लोग वोट वाले दिन घर पे, कुछ लोग मटन खा के सो जाते हैं, कुछ चिकन खा के सो जाते हैं। इतने हमारे भारत के सभी जनता की बात है। कुछ लोग पिकनिक बनाने चले जाते हैं। तो पूरा तो वोट मिला नहीं, कुछ बीजेपी भी कहती है हमको भी मिला। तो मान लेते हैं कि हमको 10% मुसलमानों ने वोट दिया, उसका ओवरऑल परसेंटेज का, तो बाकी तो हिंदुओं ने दिया। बाकी हमें अगर 36% वोट मिल रहा है तो किसने दिया, बताइए आप? जाहिर सी बात है, गैर मुसलमान लोगों ने दिया। तो ये बात कहना ही सरासर गलत है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमान वोट देता है। कैसे आपने? तो मीडिया हम अयोध्या जीते, बहुत कम मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमानों, और छोड़िए कैराना जीते, वहाँ भी इतना ज़्यादा मुसलमान नहीं है, वहाँ हिंदुओं ने वोट देकर इकरा हसन को जिताया है। ऐसे ही एक सीट नहीं कह रहा हूँ, इनकी सीट देख लीजिए, अफजाल अंसारी की, कितना % मुसलमान है लोकसभा में? कितना % है? कुछ लोग 22 कहते हैं, कुछ लोग 20 कहते हैं। कभी भी देखिए, ये पॉपुलेशन वाला आंकड़ा एकदम सटीक नहीं होता, क्योंकि ये सेंसस पे डिपेंड करता है। सेंसस जब होगा तब पता चलेगा, लेकिन लोग अपना आंकड़ा रखते हैं। हम 20 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं।
18-20 मान लेते हैं, पूरा मुसलमान दे देता है अफजाल को, हाँ तो अफजाल कैसे जीतते फिर? अगर हिंदू नहीं कर रहा है वोट समाजवादी पार्टी को, तो इतनी सीटें हम कैसे जीतते हैं, आप ये बताइए। मेरा तो सवाल यही थे, ये कहाँ से वोट आ रहे हैं? चांद से उतर के आ रहे हैं, या किसी ग्रह से आ रहे हैं, या दूसरे उपग्रह के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं? ये तो मुसलमान के अलावा ही लोग हैं। तो फिर सब मीडिया जो है, मीडिया जो बात को फैलाती है कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, सिर्फ मुसलमान को वोट करते हैं। नहीं, मीडिया तो ये इसलिए फैलाती है ताकि वो जो लाइन वो कई सालों से खींच रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से जो लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया, तब से वो लाइन खींचना चाहते हैं, तो वो लाइन खींच जाए। और वो लाइन खींची रहे। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ, ये तब से ये कोशिश करते रहे हैं कि विभाजन हो जाए, भारत का दोबारा विभाजन हो। हाँ, फर्स्ट टाइम तो ये टू नेशन थ्योरी की बात मुझे पता है, हाँ, बट अभी फिर से दोबारा सोच रहे हैं कि हो जाए। नहीं, दोबारा नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। जैसे हिंदू मुसलमान की बातें, हाँ, डिवाइडेशन पैदा कर रहे हैं समाज करने के लिए। ये यही थे। देखिए, जब जो 1857 की क्रांति थी, वो हिंदू मुसलमान ने लड़के मिल के लड़ी थी, हर जगह, हर जगह। वो मुसलमान, बहादुर शाह जफर इधर लीड कर रहे हैं, और बेसिकली वो जो 1857 की लड़ाई थी उसको लीड तो बहादुर शाह जफर ही कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक सिचुएशन में थोड़ा सा मरोड़ आ गया, उसके अंदर तोड़ आया। जिस टाइम पर बताया गया कि जो गोली बनती है बंदूक की, उसके अंदर गाय की चर्बी यूज़ की जाती है, और मंगल पांडे जो थे उसका विद्रोह करते हैं। जो लोग बहादुर शाह जफर के पीछे काम कर रहे थे आंदोलन के लिए, वो सारे के सारे उठ के मंगल पांडे की तरफ आ जाते हैं। इसमें 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा, बहुत डीप डाउन जो कहते हैं कि मंगल पांडे का किरदार था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। हम कह रहे हैं इस बारे की इसका डिस्कशन जो इतिहासकार हैं मान लेते हैं मंगल पांडे का रोल था या नहीं था, नहीं, या मैं ये बहादुर कहता शाह हूँ जफर का रोल था, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। सुनिए बात, हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान लड़े, ठीक है, उनके अब्बा भी लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े। तब जब उनके अब्बा मराठे और निज़ाम टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, ये भी सुनिए बात, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। फिर उसके बाद 1857 में बहादुर शाह जफर लड़े, जगह जगह लखनऊ में लड़ाई हुई और झांसी में हुई, तमाम लोग, और कहते हैं कि सिंधिया परिवार उधर मिला हुआ था, सारी बातें आप जानते हैं। और ये बात मैंने नहीं कही, सावरकर ने अपनी किताब में सिंधिया को कोबरा बोला। क्या बोला? कोबरा। ये कौन बोल रहा है? सावरकर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सावरकर आप रोल मॉडल मानते हो, आप अपना रोल मॉडल मान, वो कह रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब, और उस वक्त में अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ कि ये लोग मिलके लड़ रहे हैं, तो वहीं से डिवाइड करने की कोशिश की बहुत गई, कोशिश और देश का बंटवारा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो देश का बंटवारा हो गया। उसके बाद भी ये जो ताकतें थी। अच्छा, एक बात बताइए, पहली सरकार बनती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के थे, और उस वक्त हिंदू महासभा के नेता थे, और एक स्टेट में जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे थे। जब पहली सरकार का गठन होता है तो पंडित नेहरू उनको भी मंत्री बनाते हैं। क्या जरूरत थी? सही बात है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती। ये भारत की समावेशी नहीं, ये कांग्रेस की सोच की बात नहीं है, ये भारत की समावेशी सोच थी, जो सबको साथ में लेकर चलने की बात थी। वरना आरएसएस को उसी टाइम खत्म कर दिया जाता, जिस तरीके से खत्म कर दिया जाता। कई बार, एक बार बैन थोड़ी ना लगा है, 3-3, 4-4 बार बैन लगा है। बैन लगाने वाले पटेल, और पटेल की ही मूर्ति सबसे बड़ी बनाते हो, बताते हो पटेल तुम्हारे नेता हैं। हम तो भाजपा वालों से पूछते हैं, तुम्हारे पास अपना नेता नहीं है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति क्यों नहीं बनाते हो? हेडगेवार की मूर्ति क्यों नहीं बनाते हो? पटेल की मूर्ति बनाते हो। पटेल तो कांग्रेसी नेता थे, या तो पटेल भाजपा ज्वाइन कर लेते, या तो पटेल। अब इन्होंने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की और इन लोगों की 2-3 मूर्ति बनाई है जो ब्राह्मण नेता हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सोच समाज के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी से भरी हुई नहीं थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सोच तो मुझे नहीं लगता, हाँ ठीक, देखिए हर वक्त हर दौर में
लेकिन जितनी कड़वाहट आज के दौर के नेताओं में है, जैसे हिंदुस्तान में जो थोड़ा सा अभी जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ और जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो हिंदुस्तान में जो बदलाव आया है, आज़ादी के बाद का जो बदलाव है वो 80 के बाद हुआ है। 80-84 के बाद में इमरजेंसी लगती है, उसके लगभग 10 सालों के बाद से बदलना शुरू होता है और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। उसके बाद से जो ये पार्टी होती है बीजेपी, ये लाइमलाइट में आने लगती है। उसके बाद से इनके सांसद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फाइनली 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाते हैं। तो इनकी राजनीति में जो सबसे अहम रोल प्ले किया है वो है राम मंदिर। अगर राम मंदिर न होती तो शायद भाजपा की, बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदुस्तान में सफल नहीं होती। बिल्कुल, कई बार ये हो रहा था। तो अब उसी दौरान जब ये चीज़ हो रही थी तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री जो रहे हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ नोक निकली हुई हैं, उनको समतल करना पड़ेगा, कार सेवा करेंगे। एक नल्ली नरसंहार है, बहुत सारी बातें हैं। तो जो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उससे पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए। हाँ, तो बहुत सारे जो सपा के जो नेता हैं या फिर जो कांग्रेस में हैं, वो लोग अगर ये बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे, हो सकता है प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छे नेता रहे हों, लेकिन जो राजनीति में सेवा भाव के से जो लोग आते हैं तो उस हिसाब से जो उनकी लाइन थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिवाइडेशन जहाँ पर भी पैदा होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। अब तो खुलेआम वो सारी बातें हो रही हैं। अब तो उससे 10 गुना आगे की बातें होती हैं, वो चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, कम्युनल बातें, और वो चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, वो तो खुल के कहते हैं मेरा काम ही यही है। वीडियो बनवाते हैं कि मुसलमान को गोली मार रहे हैं। एक उदाहरण नहीं, आज ये बात कितनी आम हो चुकी। चलिए, तब तो उन्होंने ये बात कही, ये बात तो रिकॉर्ड में है कि वहाँ कैसे बैठेंगे, वहाँ नुकीले पत्थर निकले, उसको समतल करना पड़ेगा, ये सब बात है। लेकिन उन्होंने कहा भी अपने कई बार इंटरव्यू में कि हम नहीं चाहते थे कि तोड़ा जाए, जबकि इनके सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी। जैसे मेन लोग बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जब कमंडल और मंडल की राजनीति चल रही थी तो, और जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दे दिया था, तो ये भारतीय जनता ही पार्टी है जो उस आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रचार कर रही है। तो बीजेपी तो आज भी आरक्षण के खिलाफ है, वो ओबीसी आरक्षण हो या फिर दलित आरक्षण। नहीं, वो ऐसे खुद को सामने से नहीं, बहुत पीछे से चलती है, बहुत पीछे से चलती है। इसलिए वीपी सिंह की सरकार गिराना हो, जैसे कश्मीर की पलायन की बहुत बात करते हैं, तब आप वीपी सिंह के साथ सरकार में थे, क्यों कुछ नहीं किया? क्यों कुछ नहीं किया? आज़ादी से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक स्टेट था, वहाँ स्टेट की असेंबली में आज़ादी से पहले भी चुनाव होता था। भारत में पहला चुनाव 37 में हो गया था, अंग्रेजों ने कराया था। तो तब की सरकार थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, वहाँ विधानसभा में ये पारित हो रहा है कि अलग देश बनना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आप तो देशभक्त हो ना, बताते हो कि हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, आपको तुरंत सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। और यही लोग जो आज बीजेपी के हैं, इनके 3 खंड हैं। तब ये हिंदू महासभा हुआ करती थी। तो असली लड़ाई किससे? बीजेपी जो गवर्नमेंट में है उससे, या फिर आरएसएस से है? नहीं, देखिए, बीजेपी बगैर आरएसएस के कुछ नहीं। हाँ, ये तो ठीक बात है, लेकिन खोल करके इस पर बात नहीं होती है। नहीं, देखिए, आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है। तो बीजेपी क्या मतलब? अगर मान लीजिए आप बीजेपी को हरा देते हैं और पब्लिक जो है वो बीजेपी को डिनाई कर देती है कि अब दोबारा हम इनको वोट नहीं करेंगे, पब्लिक तो नई पार्टी बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति में असली लड़ाई किससे है? बीजेपी से या आरएसएस से? इन विचारधारा से है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से, जो विचारधारा एक तो समाजवाद के खिलाफ है। देखिए, वो समाजवाद के खिलाफ ऐसे है कि लगातार अमीर हुआ है, अपनी आंख से देखा किस तरीके से पूरी सरकार कुछ पूंजीवादियों के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। और लगातार जो संपत्ति है, 50% भारत के लोगों के पास सिर्फ भारत के 6% संसाधन है। जो लोग 50% है और संसाधन सिर्फ 6% भारत के। तो दुनिया अगर जब इस चीज़ का एनालिसिस करती है कि भारत कहाँ है, तो वो ये देखती है कि यहाँ अमीर, अच्छा चलिए कांग्रेस आप बताते हैं सब लूटे थी, एकदम सब बर्बाद की थी, मान लेते हैं, मैं तो इनकी सारी बात मान लेता हूँ, मेरा काम ही है रोज़ डिबेट में बैठना। मैंने कहा ठीक है, आप आए 14 में, क्या बदला आपने? तो 14 में आ गए,
पूरी तरीके से आ गए कि आधी सरकार में थे, पूरी सरकार में थे, तो आपको तो सब ठीक कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि धर्म की चादर है और उस चादर से आपको ये दिखाया जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। और जब आपको धर्म का आईना लगाकर दिखाया जाएगा तो हर आदमी में आपको धर्म दिखाई देगा, इंसान नहीं दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे कि किस हद तक ये चीज़ें बढ़ गई हैं हिंदुस्तान में, जो कि अफसोसनाक है। इतना विविधता वाला देश, कहते हैं कि 10 किलोमीटर चलो तो भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, प्यार से रहते हैं। तो उनमें लड़ाई करवाने का काम कौन कर रहा है बताइए आप? सबको पता है कि बीजेपी ये सब, लेकिन सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम है आप तक सुविधा पहुंचाना, आप तक सुविधा, आपको नौकरी देना। जिस दिन ये लोग पूछने लगे कि मुझको आपको क्या मिला, यही जो लोग जाते हैं और इन लोगों का हथियार बन रहे हैं, नहीं इसको मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। नहीं, इसका भी एनालिसिस थोड़ा सा अगर करिए तो कुछ और नज़र आता है। जैसे गरीब आदमी को ये बात पता है कि कोई भी सरकार उनको कुछ देने वाली नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की कमी है। तो अब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर देती है बीजेपी। जैसे कि राशन पर हेड मिल जाता है लगभग 5 किलो, उनका अपना। अब घर में 4-5 लोग अगर हैं तो उस हिसाब से उनको राशन मिल जाता है। वो महीने का थोड़ा बहुत इधर मेहनत करके, जैसे कि नरेगा चलता है या और भी जो भी जैसे हैं, या इधर उधर मजदूरी करके या जो भी है, 2-4-10 हज़ार रुपये महीने का वो कमा लेते हैं वो लोग। तो उन्हें लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि एक शख्स से मैं मिला, वो दलित समाज से थे। उनसे मैंने ये पूछा कि आपका परिवार वोट किसको करता है, तो उन्होंने बताया कि मैं तो बीजेपी को वोट नहीं करता हूँ, बट मेरी माता जी बीजेपी को वोट करती हैं। तो मैंने कहा उनको समझाइए आप ये सारी बातें। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता जी कहती हैं कि अगर हमने मोदी को वोट नहीं दिया, यानी बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो राम जी गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा उनकी माता जी, जिनकी उम्र लगभग 70-75-80 लगभग होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे। तो जो नीचे का समाज जो गवर्नमेंट को बदलता था हर बार, वो अब इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गया है कि हम वोट दें या ना दें। उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो लगभग फुलफिल हो रही हैं। उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, जब तक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य की सिस्टम आप जानते हैं। तो लेकिन उनको जो बेसिक चीज़ें थी वो वहाँ से मिल जाती है। 5 लाख रुपए का उनको वो बना के दे दिया गया है कि आप भाई कहीं जाइएगा करवा लीजिए, 5 लाख रुपए सरकार आपको दे देगी। वो भी सोचना नहीं है उनको कि कोई बीमार हो जाएगा 4-5 लाख। तो जैसे जो बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टियाँ जो हैं, ये पत्थर की ऊपरी परत पे राजनीति करती सही है। और बीजेपी जो है वो पत्थर के अंदर जहाँ जेम फंसा हुआ है वहाँ पर वो काम करती है। नहीं, बीजेपी परमानेंट आपने देखा होगा कि बीजेपी एक तरफ चुनाव जीत जाती है और दूसरी तरफ फिर से शुरू कर देती है चुनाव। वो परमानेंट चुनाव लड़ती है, घर घर जाती है। जो हिंदू वोटर हैं उनके पास वो उनके लिए अलग तरीके से काम करती है, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें करना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराना। जो मुस्लिम है उनको भी वो अपनी तरफ अब खींचने को, अभी बहराइच में एक मुशायरा बीजेपी के लोगों ने करवाया, मैं उसमें गया हुआ था, बुलाया गया था। तो वो लोग बेसिक चीज़ें करते हैं, थोड़ा थोड़ा जिसको जो प्रोवाइड कराना हो कराते हैं। विधायकों की पावर ले ली गई है पूरी तरीके से कि वो थाने में कुछ बोल दें तो उनके कहने से कुछ, तो विधायक भी उस तरह से एक्टिव होकर के समाज में काम नहीं करते। जो भी काम होता है ऊपर से होता है। लगभग जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज नेता बनाया, जैसा कि सपा मान लीजिए तो यहाँ यासर भाई को बनाया हुआ है, यासर साजी को, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन बीजेपी ये काम नहीं करती है। बीजेपी एक बार आपको चुनाव लड़ाएगी, अगली बार टिकट नहीं देगी, किसी और को देगी। नहीं, सब बार दे रही है, अनुपमा को कई बार से दे रही है। कई बार देती है, लेकिन अमूमन मैं ये बात कर रहा हूँ जो आम चीज़ें हैं। यहाँ के तो सारे लोगों को कई बार रिपीट किया, सुरेश्वर सिंह को 3 बार दिया। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी उस तरह से चुनाव नहीं लड़ती है जिस तरह से लड़ना चाहिए। जैसे अध्यक्ष जी जो है आपके अखिलेश यादव जी, वो जैसे राहुल गांधी जो है वो सड़क पर काम करता है, लेकिन अखिलेश यादव जी सड़क पर उतर के कोई काम नहीं करते हैं, वो ट्विटर खेल रहे हैं। तो नहीं, मैं खुद भी इस चीज़ को देखता हूँ। उनके बहुत बेसिक, अब मुसलमानों के बारे में खास करके जो धारणा बना रखा है पब्लिक ने, मीडिया ने, कि मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी,
अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो अखिलेश यादव को मुसलमानों के बारे में थोड़ी सी तो चिंता होनी चाहिए कि वो कुछ हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में खास करके बात करें। ये मैं अपनी मुसलमानों की चिंता कब नहीं रही है बताइए? नहीं, मैं ये जो आम लोगों की बातें हैं मैं वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ अखिलेश यादव जी को अच्छा, उन्होंने कहा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। जैसे ही हम मुसलमानों की चिंता करते हैं तो बीजेपी क्या कहेगी? सिर्फ मुसलमानों की नहीं, यही चीज तो समझना है। सुनिए बात। हाँ। और अगर हम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, हाँ। मैं दोनों सिचुएशन आपको बता रहा हूं, चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो बीजेपी कहेगी मुसलमानों से की तो तुम्हारी चिंता ही नहीं करते, तुम इनको वोट देते हो, ये तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम इनको वोट देते हो, सवाल इस बात का नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों की चिंता करते हैं या नहीं करते हैं, अगर मुसलमानों के साथ दिक्कत है या उनके साथ गलत हो रहा है ना, कब अखिलेश जी नहीं खड़े हुए? नहीं, आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोगों को वहाँ संभल में मार दिया गया उनको भी मदद की अखिलेश जी ने, आर्थिक मदद की। ऐसा नहीं है तो ऐसा लग जाना कि हम तुरंत आ जाए और कोई स्टेटमेंट दे दे, तो मान लेते हैं कहीं पर कोई वायलेंस हो जाता है तो तुरंत किसी एक पक्ष के तरफ से स्टेटमेंट देने से वायलेंस बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ भी जाएगा, हो सकता है। मगर बीजेपी खुल के कहती है, बीजेपी खुल के वायलेंस को बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती, वो खुल के कहेगी नहीं हम ऐसा ही करेंगे, एक पक्ष ये काम करेंगे। आप देख लीजिए तमाम जगह के वायलेंस में, मगर एक रिस्पॉन्सिबल जो नेता होगा या जो समझेगा राष्ट्रवाद को, जो समझेगा देश क्या होता है, जो समझेगा कि एकता क्या होती है, जो समझेगा समाजवाद क्या होता है, वो इस तरीके की बात कभी नहीं करेगा। वो ये नेताजी के गुण हैं जो अखिलेश जी में है। और अभी नोएडा में बहुत बड़ी रैली हुई, बहुत बड़ी रैली। तो ऐसा नहीं है जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, लोगों को बेसिक चीज़ें दे रही है, लेकिन हमारा काम क्या है, हम भी तो बता रहे हैं क्या नहीं दे रही है। अब बात समझिए, मान लेते हैं हम हैं, हमारा काम क्या है कि हम उन्हीं लोगों तक पहुँचे और बताएं कि न जाने भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप मंदिर की बात करने के अलावा, भाई हिंदू मुसलमान करने के अलावा, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी में इस देश के जो लोग हैं जो हिंदू हैं, क्या जो आज तेल नहीं मिल रहा है, क्या किसी के पास कोई कार्ड है मिल जाए तुरंत? हिंदू के पास हो सकता है क्या? नहीं, पहले यहाँ समझिए, क्या हिंदू के पास कोई कार्ड हो सकता है कि उसको तेल जल्दी मिल जाए? नहीं, कोई कार्ड नहीं। इसका मतलब ये है कि जब समस्या आएगी तो सब पे है। बिल्कुल, कोरोना टाइम में समस्या सब पे थी, ऑक्सीजन सिलेंडर सबके लिए दिक्कत था। और कोरोना का वायरस घर देख के आएगा कि ये घर हिंदू का है या ये घर मुसलमान का है, यहाँ बंटवारा नहीं। और हिंदू मुसलमान ने एकता भी दिखाई कोरोना काल में, सबने एक दूसरे की मदद की। आम समाज ने मदद की, आम समाज, पॉलिटिशियंस ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं, और पॉलिटिशियंस पार्टी बटी हुई है। अब एक चीज, समाजवादी पार्टी में हिंदू नेता कितने हैं और मुस्लिम नेता कितने कम हैं, इसकी पूरी लिस्ट आप निकाल के देख लीजिए, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान करने की ही वजह से बंटवारा हुआ था। अब हम क्या प्यार मोहब्बत से यहाँ नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते, इतने सालों से रहते हैं। ये तो 14 के बाद ये लोग नए किस्म का गाना गाने लगे, नई बातें करने लगे। आपने जो ये बात बोली कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबको होती है। हाँ, सबको होती है। कोई कार्ड नहीं बना है कि सिलेंडर मिल जाए आपको। बिल्कुल सही बात है, लेकिन या हुरमुज से निकला है आपका जहाज आपका नाम बताकर। हाँ, ये बात सही है, लेकिन चूंकि रोज ही मेरा मिलना है लोगों से, तो मैं उनके हिसाब से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि जब कोरोना शुरू हुआ, बीमारी शुरू हुई, तो लोगों ने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि बीमारी होगी, सबको होगा। अब से मोदी जी क्या कर लें या बीजेपी क्या कर सकती है? ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वो भी अपने आप आएगी आसमान से। तो किसने बोला? नेता इस बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। लोग तो बात करते हैं, आम समाज के लोग। यही तो बात है, लेकिन चश्मा धर्म का लगा है ना, तभी तो नहीं कर रहे हैं। आप जैसे अभी सिलेंडर, यहाँ सुनिए, एक बात सुनिए, चश्मा धर्म का लगा दिया है पहले से। हमने राम मंदिर बनाया, हम अब्दुल की चोली टाइट है, तारिक की चोली टाइट है एकदम। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक बॉक्स है, इस पे हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का वो रखकर चूड़ी टाइट करें तो ये वाला खाना तो टाइट होगा, मगर इधर वाला भी टाइट होगा नहीं होगा? ये दबेगा अंदर तो इधर वाला भी दबेगा नहीं दबेगा?
मगर इधर वाला जान नहीं पा रहा है कि दब हम भी रहे। ठीक, वो खाली ये देख रहा है ठीक है अब्दुल की चूड़ी टाइट है, मान रहे हैं, और कर दो टाइट। तो भाई अब्दुल की चूड़ी 10 तक टाइट किए हो, मान लेते हैं मीटर है घुमाने वाला, 20 कर दो, 20 कर दो, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, काम पूरा हो गया। अब ये बताइए आप कि जो लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है कैसे मिलेगा? तो यही चीज़ तो है कि इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं जब वॉर हो रही है सिलेंडर में मोदी जी क्या कर सकते हैं, ऐसा आम लोग सोचते हैं। आम लोग सोचते हैं। तो हमारा यही तो काम है, मेरा यही तो काम है। यहीं पर आ रहा है कि प्रवक्ताओं का रोल क्या है। मैं बता रहा हूँ मोदी जी ही जिम्मेदार हैं इस पूरी समस्या के। साबित कर दूंगा, मैंने अभी जी टीवी पे साबित किया 4 दिन पहले। आप 2 दिन पहले इजराइल गए। आप जानते हैं कि 70% तेल हुर्मुज से ही आता है। ठीक, आप ईरान आपको क्रेडिट पे तेल दे रहा था, फ्री में तेल, कम पैसे में तेल दे रहा था, डॉलर में नहीं ले रहा था डॉलर में पेमेंट। आपने बहुत पहले ही 19 में ही अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद किया, पहली गलती। जब आप 2 दिन पहले इजराइल गए, पहले क्या पड़ जाता है? ईरान। इजराइल दूर है, पड़ोसी देश हमारा क्या है? ईरान है। ईरान हमको सब कुछ दे रहा है, तेल दे रहा है, क्रेडिट पे दे रहा था। न जाने कितने टीवी चैनल पे शो चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप 2 दिन पहले वहाँ चले गए। ठीक, 26 दिन के बाद ईरान ने कहा कि भारत मित्र देश है। जब उनका सुप्रीम लीडर मरा तो भारत कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तमाम देशों ने उसका खंडन किया। कहीं भी आप देश में जाकर उसके लीडर को मार नहीं देंगे। भारत में मारेंगे तो हम लोग ऐसी तैसी कर देंगे, नहीं करेंगे। और जो कायदे के देश होंगे वो कहेंगे आपने गलत किया। ऐसे ही हम भी कह सकते थे गलत हुआ, क्यों गए उनके देश में बम मार दिया भाई, जब बात चल रही थी। आप 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता होगा तमाम बातें। उसके बाद यहाँ से अटैक हो जाता है, हुर्मुज पास बंद हो जाता है 26 दिन तक। अगर एक दिन में हुर्मुज से 140 जहाज भारत के पास होते थे। कितने? 140। कितने हुए 26 दिन तक? 3। फर्टिलाइजर बाहर से आता है, तेल बाहर से आता है, उसी तेल से गैस बनती है। इतनी चीजें नहीं आई, किल्लत होगी नहीं होगी? सरकार जिम्मेदार है नहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल है। तो जब आपने कहा मोदी क्या करे, नहीं मोदी ही करेंगे, मोदी नहीं किया। नहीं तो आम आदमी को ये बात कैसे समझाएगा? अब आम आदमी को देखिए, यही बात है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो क्योंकि ये अब ये चैलेंज है हमारे सामने, ये चैलेंज है हमारे सामने। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग या पूरा विपक्ष अगर जनता को ये बात नहीं समझा पाता है तो ये हमारी विफलता। सपा में एक प्रॉब्लम और है, हम अपनी विफलता मानेंगे। विफलता ही मैं बताने जा रहा हूं। अगर हम जनता को ये ना समझा पाए जो अभी मैंने यहाँ बताया, तो विफलता हम अपनी मानेंगे। अब समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में आप 10 साल तक काम करिए, एक कोई बड़ा आदमी आ जाता है, उसको आपकी कुर्सी उसको दे दी जाएगी, वो 10 दिन भले ही काम ना करे, तो फिर हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं समाज? जैसे बीजेपी में क्या है कि वो उन्हीं लोगों को देते हैं मौका जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काम अच्छा करके दे रहे हैं। मैं 10 नाम बता दूंगा, ऐसा नहीं है। जो 10 नाम बता दूंगा। 4 दिन पहले गए, मंत्री मिनिस्टर बन गए। ब्रिजेश पाठक बसपा में थे, ज्वाइन किया, बहुत बड़े मंत्री बन गए बीजेपी ने। वहाँ तो हो सकता है पैसों का। बहराइच में समाजवादी पार्टी से तमाम नेता गए, अरुणवीर सिंह गए, दिलीप गए। प्रज्ञा त्रिपाठी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, डॉक्टर थी, अचानक से बन गई। देखिए ये सब जगह होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। मैं आरएसएस में कई लोगों को मैं जानता हूँ। देखिए आरएसएस की बात ना करिए। आरएसएस का काम बीजेपी के लिए माहौल बनाना है, ठीक है। और बीजेपी नेता तय बीजेपी को करना है। बड़े नेता आप मान लेते हैं मुख्यमंत्री बनाना है या अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है बीजेपी सरकार का, तो उसमें आरएसएस की राय ली जाती है कि कौन से लोग बने, या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनना है। आपको क्या लगता है यूपी का मुख्यमंत्री बगैर आरएसएस से पूछे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वो, और वहाँ पर उनको बैकडोर से कैसे सपोर्ट करना है, उनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीछे से उनकी हेल्प करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ भी है। वो आपकी बात सही है, वो अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। इसी को तो मैं चैलेंज मानता हूँ। जब मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या अपने लोगों के साथ बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है ताकि सच्चाई लोगों को। लेकिन अब जब धर्म का चश्मा लगा रहता है कुछ दिन तक, तो उतरने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है, धर्म का चश्मा लगाकर ही हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था। 10 साल लगे थे।
उनकी एक अलग पहचान कर दी गई थी कि उनको अलग किस्म के कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उनको रेस्टोरेंट तक में ना बैठाला जाए। एक बैच लगाया जाता था। बैच लगाया जाता था, कुछ येलो कलर का होता था ऐसा, ताकि उनको कहीं भी जगह ना मिले। आप देखिए, कोरिलेट करिए, इतिहास इसलिए समझने की जरूरत है तो क्योंकि इतिहास आरएसएस तो फॉलो करती है ना, उसे लगता है कि हिटलर की सोच ये तो गए थे वहाँ बाकायदा, ये तो गए थे सीखने कि हिटलर का और मुसोलिनी का किस तरीके का काम करने का तरीका है, तो तानाशाहों को पढ़कर ये यहाँ पर आए। लेकिन लोकतंत्र में इस चीज़ की कम जगह है कि आप कैसे लोगों की ताकत को मजबूत करना है, ना कि किसी एक आदमी को मजबूत करना है। जैसे हम जगह मोदी खुद का प्रचार करते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी का वो, ये नहीं है, वो भारत की गारंटी हो सकती है, लेकिन मोदी का ये, मोदी का वो, मोदी का थोड़ी ना है, ये तो एक चेयर है। हाँ, एक चेयर है। इंदिरा गांधी के बारे में लोगों ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया है, और ख़त्म हो गए, चुनाव खुद भी हार गए ना, हुआ ना, गिरफ्तार हुई, जेल में क्या क्या नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि समय को लोकतंत्र में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि नहीं। जाति मकान थोड़े हैं। जाहिर सी बात है। राहत इंदौरी ने कहा है। समाजवादी पार्टी के जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष थे, हाँ, उनको अचानक से हटा दिया गया, उनकी जगह किसी नए पर्सन को लाया गया। अब वो कुछ रहा है, वो गए थे कहीं। अफवाहन बात ये पता चली कि वो AIMIM के लोगों के साथ शायद उनका उठना बैठना था। हाँ, ये वो मिलने गए थे, उसके बाद उनको हटाया गया। हाँ, तो ये अगर कोई पर्सन किसी से मिलता है, किसी भी पार्टी का हो या ना हो, इस वजह से हटा देना, ये तो बिल्कुल समझ के बाहर है। पहली चीज़ तो अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने देखी हैं अध्यक्ष जी की, अखिलेश जी की, जो बीजेपी के लोगों के साथ उठते बैठते खाना खाते हुए फोटो। देखिए, ऐसा है कि मान लेते हैं कि आप कोई फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग आपको मिलेंगे, और शादी ब्याह में सब लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, हम करते हैं और हम इनवाइट होते भी हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, कॉमन है ये बात, कॉमन है। लेकिन हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सोहेल देव स्मारक के राजा पयागपुर, मेरा पैतृक घर, वैचारिक मतभेद, मेरे दादा परदादाओं ने राजा साहब के यहाँ से संबंध है। मेरे पिताजी और राजा साहब के पिताजी एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक मतभेद भी है क्योंकि वो बीजेपी में है। ये मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, ये वैचारिक मतभेद है। ईद में वो मेरे घर आते हैं, कुछ फंक्शन होता है तो आते हैं। हाँ। कुछ उनको, जैसे मुझे बीच में एक धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई की जान से मार देंगे, लगभग 1 साल पहले ये बात, 1 साल हाँ, इस बारे में मैं बात करने वाला था, लेकिन राजा साहब का फोन आया तुरंत कि यार क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके संबंध होते हैं संबंध। अभी बेनी बाबू के यहाँ शादी थी, वहाँ ब्रजेश पाठक भी गए थे, डिप्टी CM बाबूजी के यहाँ शादी थी, तो पुराने संबंध हैं लोगों के, मगर उसको आप जनरलाइज करने, उसको राजनीति से जोड़ दे, वो चीज़ सही नहीं है। तो आपके हिसाब से ये डिसीजन जो लिया गया था, ये सही था या गलत था? नहीं, वो दरअसल उसमें ये है कि वो कार्यालय गए थे। हाँ, कार्यालय भी जाया जा सकता है, क्यों नहीं जाया जा सकता? कार्यालय जाना ठीक है, मगर जैसे इसमें जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, उनको ये बात नहीं सही लगी होगी, या पहले से कुछ ऐसी बात रही होगी। अब बात समझिए, या पहले से कुछ ऐसी बात रही होगी, लोगों को लग रहा होगा कि ये जा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि पार्टी के लोग इंटैक्ट रहें, तभी तो पार्टी मजबूती से आगे बढ़े। आप उनका डिमोशन कर दिया जाना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक था, लेकिन हटा देना पार्टी से। लेकिन अब निर्णय तो है ही है, कोई ना कोई तो निर्णय लेता ही है, निर्णय तो कोई ना कोई लेगा ही, और पार्टी के लोग ही लेंगे। अब वो उसमें अल्पसंख्यक का जो भी अध्यक्ष होता है, उसमें रोल प्रदेश अध्यक्ष का होता है, जो अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष, वो वही चिट्ठी उनकी जारी करते हैं, वही बनाते हैं। नहीं, चिट्ठी तो जिला अध्यक्ष साहब ने जारी किया था, मैंने वो उनका कंसेंट होगा। जो जिस मान लेते हैं कोई योजन सभा का है, तो योजन सभा का एक अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने संगठन का विस्तार करेंगे, बनाएंगे, सब जगह के जिला अध्यक्ष बनाएंगे, फिर जिला अध्यक्ष अपनी बॉडी बनाएंगे। हर पार्टी का अपना एक सिस्टम है काम करने का, तो ये तरीका इनका है। AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं करती है सपा? अब देखिए, गठबंधन की बात तो
भाई ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही होगा और कोई पार्टी का कारण होगा, कोई पार्टी का जो मीटिंग हुई शीर्ष नेतृत्व है वही करेगा। हम्म। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वही करेगा। बात वही है कि जब किसी भी एक धर्म की बात होगी तो मुश्किल होगी। बात अगर समाजवाद की होगी, बात अगर बराबरी की होगी, बात अगर पिछड़ों की होगी, है ना, तो सपा ऐसा तो हम सब के साथ हैं। सपा ऐसा तो जब आप हमसे कहते हैं कि आप मुसलमान की पार्टी हैं, मैंने डिनाई किया और मैंने साबित किया कि मुझे इतने वोट मिले, हमारी पार्टी को इतने सांसद मिले, इतना % वोट मिला, हमने वो सीट जीती जहां मुसलमान है ही नहीं और हिंदू कैंडिडेट से नहीं जीती, मुसलमान की जीती। इसलिए इसका मतलब है कि ऊपर के नेताओं को देखकर वोट दिया गया। हाँ, ये तो बात है। तो यहाँ से साबित होता है कि आप जब पार्टी का, हर पार्टी एक आधार पे बनती है। देखिए बीजेपी का आधार ही हिंदुत्व रहा है और समाजवादी का अधिकार आधार ही समाजवाद रहा है। तो वो पार्टियां जो समान विचारधारा की हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो सपा को ऐसा लगता है कि जो AIMIM पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, मुसलमानों की नहीं, उनकी बातें ऐसी रहती हैं। जैसे कि कौन सी बात रहती है? लेकिन नहीं, देखिए जैसे कि कोई एक बात नहीं है, तमाम बातें हैं। तो इस मुद्दे को का जो भी निर्णय लेना है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ही डिपेंड करता है, या पार्टी के शीर्ष गठबंधन करना है नहीं करना, कर भी सकते हैं। मैं डिनाई थोड़ी ना, मैं इस चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ कि मैं डिसाइड करूँ कि गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सही बात है, कर भी सकते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे काबिल नेता हैं, इस बात को मैंने दसियों बार कहा है और ये बात बुरी भी लगती लोगों को, मेरी पार्टी वालों को, लेकिन बहुत सी बातें कह देनी चाहिए, शायद किसी को बुरी लगे, उसमें क्या है कि नहीं। तो ओवैसी साहब एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जब तक पार्टी में या पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको लगेगा नहीं कि ये विचारधारा का समागम है या उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से, या जो हम सोचते हैं वैसे ही वो नहीं सोचते हैं, ज़्यादातर उनका कंसर्न, जैसे अभी हुमायूं कबीर से शायद मुलाकात हुई, तो मुझे को गलत लगता है, एकदम नहीं होनी चाहिए। क्यों एकदम नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इसमें मुझे लगता है ऐसा। लगने का कोई कारण भी तो होता है भाई, मुझे लगता है ऐसा कि भाई आप हुमायूं कबीर के साथ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं। जैसे हुमायूं कबीर वहाँ पर बच्चों का स्कूल भी तो बना सकते थे, नहीं बना सकते? बना सकते। क्यों नहीं बनाया? ये सवाल मैंने हुमायूं कबीर से ही पूछा था आज से 2 महीना पहले, और मैंने ये भी पूछा था हुमायूं कबीर से कि आपकी उम्र कितनी होगी। हुमायूं कबीर ने कहा मेरी उम्र लगभग 55 साल है। तो हमने कहा जब बाबरी मस्जिद गिरी तो आप 30-35 साल के थे और आप सरकारी नौकरी में थे, इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है आप राजनीति से प्रेरित हैं, इसका मतलब है कि आप शुभेंदु अधिकारी का काम कर रहे हैं, और इसका मतलब है अगर वो ऐसी भी मिल रहे हैं तो वो भी उन्हीं का काम कर रहे हैं, क्योंकि वोट बटेगा तो बीजेपी जीतेगी। नहीं तो ऐसे तो सपा के लोग भी मिलते हैं। तो इसमें मोहन भागवत साहब के साथ मैंने मुलायम सिंह जी की फोटो देखी, वीडियो था पूरा, अमूमन बात है। वो मिलने की बात नहीं है। जब आप उनकी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे, वहाँ मिलने की बात तो यहाँ भी तमाम लोग मिलते हैं। AIMIM किस तरह सपोर्ट करती है उनकी विचारधारा को? नहीं, अब जैसे हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि हम MIM से गठबंधन करेंगे। ठीक है। अब सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि गठबंधन हो जाएगा, हुमायूं कबीर का हो जाएगा। अब समझिए बात। और ममता बनर्जी पूरे भारत में एक ऐसी ताकत है जो बीजेपी को रोके हुए है, बात समझिए। और वो उन सेकुलर ताकतों की नुमाइंदगी कर रही है जो ये लगातार बताता है कि हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान नहीं बटा हुआ है, वो एकता की बात करता है और डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है। इसमें एक ताकत बीजेपी है और एक ताकत ये है कि जो इधर 25% मुसलमान एक साइडेड वोट दे देता है, अगर इसका 10% ले लोगे तब तो हम जीत जाएंगे। तो गठबंधन कर लिया जाए, बेहतर तरीका तो यही है। नहीं, तब तो हम जीत जाएंगे। अब वो गठबंधन की बात भी है कि गठबंधन कर लिया जाए, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है।
लेकिन अब बीजेपी को ये लगता है कि किसी तरीके से इनका कुछ परसेंटेज ऑफ वोट हम कम कर दें तो ये जीत जाएंगे। ऐसे बीजेपी क्यों नहीं गठबंधन कर लेती है? किससे? ओवैसी से। ओवैसी से बीजेपी गठबंधन क्यों करेगी? तो भाई ऐसे ही सवाल सब पे होता है कि ये क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे। हाँ, उसका तो जवाब सवाल ये है। सब जगह आएगा ना। नहीं, तो उसका जवाब ये है हम क्यों करेंगे या बीजेपी क्यों करेगी या कोई पार्टी क्यों करेगी। देखिए, गठबंधन भारत में ऐसे ऐसे हुए हैं। जब जनता पार्टी बनी तो बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग कांग्रेस को हराने के लिए सब, मोरारजी देसाई सरकार जब बनी तो सब एक साथ हुए। बीजेपी का जो मसला है वो इससे पहले ऐसा नहीं था, कम था मगर कम था। बट ज्यादा देखिए जहर है, अब इफेक्टिव उसका असर आज थोड़ा ज़्यादा है मोदी में, वो ज़्यादा कड़वे हैं क्योंकि लगा कि और कड़वा नेता लेकर आओ तभी सत्ता में रहोगे। आरएसएस को लगा ना, अटल फेल हुए, अटल आडवाणी फेल हुए, ठीक। वरना अर्नब गोस्वामी का मैंने शो देखा है जिसमें अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में जॉब करते थे, मैं दिल्ली में ही रहता था। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे कि एक आदमी जिसके ऊपर, सुन लीजिए एज इट इज़ वर्ड बोल रहा हूँ, इंग्लिश में शो था, कि जिस आदमी पर 2-2.5 हज़ार लोगों को मारने का आरोप हो, एसआईटी जांच चली हो, तब क्लीन चिट नहीं मिली थी, उसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कैसे माना जा सकता है? ये कब की बात हो रही है? 12 की। तो वो भी एक दौर था, है ना। और उसके बाद सबसे अब तो वो बात ही नहीं होती। अब अर्नब गोस्वामी कसीदे पढ़ रहे हैं, अब अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं। 10 डिबेट मेरे हैं उनके साथ, मैंने उनको याद भी दिलाया एक बार स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा ये वक्त की बात है, आपकी सत्ता आ जाएगी तो आपके कसीदे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वक्त की बात नहीं। तो जो AIMIM के हम लोग बात कर रहे थे कि अदर पार्टियां क्यों नहीं उनसे करती हैं, तो बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं, देखिए उनका एक दायरा है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जो है, जो किसी भी एक धर्म की बात करें, किसी भी एक धर्म की। नहीं, तो AIMIM जो है एक धर्म की बात कहाँ करती है? वो बात भी नहीं करती, वो काम भी नहीं करती है, ये एक आप कह सकते हैं, मगर दिखता यही है। अब लोगों को इसलिए लगता है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि मुसलमानों की कोई और बात नहीं करता है, तो उनकी एक बात भी ज़्यादा लगती है। तो मुसलमानों की ही बात कर आपको लगता है कि आप सत्ता प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। सवाल इस बात का नहीं है कि सत्ता प्राप्त होती है या नहीं होती। ले लीजिए कुछ सीटें। हाँ, 2 सीटें, 5 विधायक हैं बिहार में, 5 विधायक हैं। एक लड़की का नकाब उतारने की कोशिश क्या किया है MIM के विधायक कुछ नहीं कर सकते। अब इस सवाल के आगे फिर नहीं, मैं इसके आगे तब बढ़ूंगा जब आप इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि वो मुसलमानों की बात कौन करता है। इसका मतलब MIM आई है करने के लिए, और आप कह रहे हैं मुझे जर्रा बराबर भी दे दो तो मैं जान दे दूंगा। जैसे इन्होंने अभी कहा, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। वहां की जनता ने 5 विधायक दे दिए, इस्तीफा दे सकते हो? हाँ, दे देना चाहिए, सही बात। जैसे तारिक खान बहुत बढ़ चढ़ के बोले हैं, और समाजवादी कुछ ऐसा कर दे जो बिल्कुल, हमसे पूछें आप ऐसे ही पॉडकास्ट में बुला के कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, इस्तीफा तो दे सकते हो ना। कि वो भी अपने हाथ से नहीं लिख पाओगे, हाथ कांपेंगे। सही बात। पूरे मुसलमानों का वोट ले लिया, वहाँ हराने जिताने में आपका रोल नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, आपके नेता बहुत अच्छे हैं, ये भी मानता हूँ, पढ़े लिखे काबिल हैं, उनकी काबिलियत का मैं कायल हूँ, उनकी बातों का मैं कायल हूँ, उनकी नॉलेज का मैं कायल हूँ, उनकी संविधान की जो पढ़ने की ताकत है, एक एक आर्टिकल को समझने की ताकत है, मैं कायल हूँ। उसके बाद मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपको वहाँ ताकत दी गई जो ताकत आप मांग रहे थे, आपने क्या इसीलिए तो मांग रहे थे। तो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक आगे किस बिना पर पढ़ा जाए। एक छोटी सी घटना मैंने बताया, आप मुझे अपने 4 स्टेप गिनाइए कि भाई हमने ये किया, बी ये किया। मैंने आदिल से भी पूछा, आदिल जो चुनाव हारे बहुत कम वोट से, वो भी प्रवक्ता हैं MIM के, क्योंकि प्रवक्ता लोग कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं।
आपका अधिकार है चुनाव लड़ने का, आप लड़िए, आप मुद्दे लेके आइए, हम भी मुद्दे लेकर आएंगे, आप हमारी कमियां बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर्सनली लड़ने लगे या हम वो ऐसी साहब को ही उल्टा सीधा कहने लगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। या उनको जैसे लोग गलत सलत कहने लगते हैं, वो ऐसी साहब, हाँ, ये कहने लगे। क्यों भाई? MP बने हैं, वोटों से जीत के आए हैं, है ना? जनता ने वोट दिया है, बात खत्म। जैसे जब परिवारवाद की बात होती है, अखिलेश जी को लोग कहते हैं, मैंने कहा आओ सामने लड़ो चुनाव। भाई मैं कह रहा हूँ अपना बेस्ट आदमी चूज कर लो। योगी आ जाओ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जीत लो, हमें हरा दो, तब तो हम लोकसभा नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही जो आदमी लोकसभा विधानसभा पहुंचा है, इसका मतलब है उसका जनाधार है, उसका जनाधार है। और अगर उसका जनाधार है और आप एक रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता हैं, देश के नागरिक हैं, तो आप उसको सम्मान दीजिए। वो उसमें मोदी भी आते हैं, उसमें वैसी भी आते हैं, उसमें सब आते हैं, तो उनके बारे में भाई उनका अधिकार है, वो लड़े चुनाव, और सब जगह लड़ ही रहे हैं, लेकिन लड़ाई मुद्दों की है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे खास करके? मुद्दे तो बिल्कुल बिल्कुल सामने है एकदम जनता के, कि जिस मूल आधार पर लॉ एंड ऑर्डर पर ये सरकार बनी है, उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। गोरखपुर बनारस खुलेआम मर्डर हुए अभी 2-4 दिन पहले, लेकिन क्योंकि सारा ध्यान इधर था, जो मौलाना पकड़ लिए गए, देखा होगा ये चतुर्वेदी। गंगा के किनारे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, गंगा के किनारे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे ही योगी सरकार कहती है कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी ताकत है। NCRB के डेटा कुछ और कहते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक, NCRB के डेटा कहते हैं कुछ नहीं बदला, तो आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मैंने बहुत अच्छा कर दिया, है कि नहीं? तो जब लॉ एंड ऑर्डर, लोग डर गए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, इसका मतलब क्या है? शासन प्रशासन का भय आ गया लोगों में, तो क्राइम कम होना चाहिए, बलात्कार भी कम होना चाहिए। हाँ, कोई भी क्राइम हो, क्राइम कम हुआ है, ऐसा नहीं है। करप्शन और क्राइम नहीं, कम नहीं हुआ उस अनुपात में जितना इनका क्लेम है। मेरी पूरी बात समझिए। NCRB की डेटा एक मिनट, जितना इनका क्लेम है उस हिसाब से तो अब्दुल तो टाइट हो गया, दिक्कत कहाँ है? लेकिन जो गैर अब्दुल लोग थे, उनको भी तो पता है कि चूड़ी तो खाली अब्दुल की टाइट हो रही है, हमसे क्या दिक्कत है ना? एहसास करा रहे नहीं करा रहे, आप करा रहे हैं, आप ही करा रहे हैं। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आप। जाहिर सी बात है। जो गैर अब्दुल को ये एहसास दिला रहा है कि अब्दुल करेगा तो चूड़ी टाइट होगी। जैसे तमाम स्टेटमेंट यतीना सीमानंद के उठा लीजिए, आप 10 होंगे मुसलमानों के खिलाफ, कोई तलवार बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, आप तो वकील है, हल्की धारा लगाई, पीछे छोड़ दिया। यही होता। कुल खेल धारा का है, पकड़ना कोई मतलब नहीं। आपने कौन सी धारा लगाई, मामला इसका है, या आपने फाइनल रखा या चार्जशीट लगाई, ठीक है कि नहीं? दिल्ली दंगे में 2 मुसलमान लोगों को नाले में काट के डाल दिया गया 2020 में, 2 मुसलमान लड़के, आसिफ या कामिल ऐसे कुछ नाम था, ठीक। उसके गवाह भी थे, सामने लोगों ने देखा भी, लोगों ने गवाही भी दी। कुल मिलाकर 5 साल बाद बरी कर दिया गया। किसने बरी करवाया? सरकार ने। 14 लोगों को लोअर कोर्ट से बरी हो गए। तो नियम तो 2 तरीके के हो गए, और वो जो दूसरे तरीके वाला है वो जान रहा है कि यार मेरे लिए तो नियम है नहीं, तो आप 14% लोगों को ही तो टाइट कर रहे हो, बाकी लॉ एंड ऑर्डर 14% लोगों पर है। लॉ एंड ऑर्डर 14% लोगों में तो टाइट हो गया, बाकी लोगों में, बाकी लोग तो महिलाओं पे अत्याचार भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रोज वीडियो आते हैं, महिलाओं को मारा, बलात्कार हुआ, कितना बलात्कार है और कितना हत्या है, कितना खुलेआम गोली चलाना है। अगर ओवरऑल आपने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार बनाई थी और जनता के मन में भय बैठ गया है, खाली अब्दुल के मन में नहीं बैठा है, तो सब कुछ नीचे आना चाहिए ना। इसका मतलब यह है कि गलती आप में है, मैंने और कोई बात ही नहीं की।
मैंने इसलिए ये बात की कि आप सत्ता में यही कह के आए हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल कर दिया है। जैसे अमित शाह ने कहा था कि रात में 12 बजे 5 किलो सोना पहनकर, हाँ, है ना, एक स्टेटमेंट उनका आया था ना। कितने अपहरण होते हैं। अभी उन्नाव या कानपुर में मैं पढ़ रहा था, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पुलिस जो है वो सबसे करप्ट है, सबसे ज़्यादा करप्शन कहीं है वो पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस करप्ट है। अभी एक सिपाही का आपने लखनऊ में घर देखा है, इसको पकड़ा गया है। बड़े बड़े अमीरों का घर नहीं होगा, इतना बड़ा एक सिपाही का घर था, ठीक है। और ये सब जो छोटे छोटे बाबुओं को पकड़ते हैं, ये सब है नाटक। बड़े अधिकारी असली चोर हैं, उनको पकड़ के दिखाओ, ठीक। अब क्या हुआ कि विजिलेंस डिपार्टमेंट और ऐसा करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। उन लोग गए, कोई छोटा बाबू है 5,000 ले रहा है, पकड़ लिया। बड़े को पकड़ के दिखाओ। बड़े को पकड़ोगे, बड़े को पकड़ोगे, जो सिस्टम मैनेज करता है उसको कहाँ पकड़ मिलेगा? तो उसको पकड़ो ना। तुम क्लेम करते हो कि तुम बहुत ईमानदार हो, सब साफ करने आए हो, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो तुम्हारे साथ ही बैठते हैं रोज ना, वो लोग तो साथ ही में बैठते हैं। जाहिर सी बात है ग्रुपबाजी होती होगी।